आज के इस पॉडकास्ट में हमें बहुत कुछ सीखने को मिला कि कैसे एज अ कॉलेज स्टूडेंट हम किसी स्टार्टअप को बिल्ड कर सकते हैं। और आज के हमारे गेस्ट अपने डेडिकेशन, अपने हार्डवर्क और अपने एफर्ट से उन्होंने सिर्फ स्टार्टअप को बिल्ड ही नहीं किया, उससे इनकम जनरेट किया और उनके आइडियाज़ के वजह से उन्हें डीडी नेशनल पे भी टेलीकास्ट किया गया। और साथ में हम ये भी जानेंगे कि फर्स्ट ईयर में आप कैसे अपना करियर आइडेंटिफाई कर सकते हो और अपने करियर में एक्सेल कर सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट द पॉडकास्ट विद सुभायु मुखर्जी सर फ्रॉम बीआईटी मेसरा। थैंक यू सर, आप हमारे पॉडकास्ट में जुड़े। तो आज हम इस पॉडकास्ट में स्टार्टअप और बीआईटी मेसरा से रिलेटेड और बहुत सारी चीज़ें जानेंगे जो हमें इंस्पायर और मोटिवेट करेगा। तो सबसे पहले सर मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि बीआईटी मेसरा का जो कैंपस है और जो कॉलेज है, तो जैसा कि वो टॉप जीएफटीआईज में आता है, तो आप उसके बारे में बताइए कि क्या उसमें ऐसा प्रोज है कि वो टॉप जीएफटीआई में आता है और इतना अच्छा प्लेसमेंट स्टार्ट है, वहाँ का माहौल ये सब कैसा है, इसके बारे में। सो डीआईटी मेसरा काफ़ी अच्छा कॉलेज है। मेसरा नाम का एक जगह में है जो कि रांची के आउटस्कर्ट्स में है। एंड कैंपस देखा जाए तो काफ़ी बड़ा कैंपस है, 780 एकर्स का कैंपस है, ऑलमोस्ट 800 एकड़ का कैंपस है। एंड बहुत ही ज़्यादा ग्रीनरी है। मेरे जो मुझे बेस्ट पॉजिटिव पॉइंट लगता है बीआईटी का वो ये है कि पूरा लश ग्रीन कैंपस है, पूरा चारों तरफ ग्रीनरी है, फ्रेश एयर है बहुत, शहर से एकदम दूर है, पोल्यूशन से। एंड बाकी सारा फैसिलिटीज़ वगैरह है, स्पोर्ट्स का, लेक्चर हॉल, मेस, फिर रेसिडेंशियल कैंपस है तो हॉस्टल में रहना पड़ता है, कंपलसरी है। तुम्हें नहीं चाहिए तो नहीं भी रह सकते हो, डे स्कॉलर भी बन सकते हो। बट मेजोरिटी 90% लोग रेसिडेंशियल ही है, सब बाहर से आते हैं। एंड एक थोड़ा डाइवर्स पीयर ग्रुप भी मिल जाता है क्योंकि भले ही यहाँ पे कोटा है झारखंड का, आई थिंक 30-40%, बट बाकी का बाहर से आते हैं नॉर्मली। जैसे मेरे बहुत दोस्त हैं जो साउथ इंडियंस है, कश्मीर से, कुछ कुछ राजस्थान से, गुजरात। सो हर तक वो कॉर्नर से आते हैं इंडिया के स्टूडेंट्स यहाँ पे पढ़ने। सो यही है कैंपस के बारे में। तो सर जैसे जो ये टॉप जीएफटीआईज में आता है, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो डाइवर्स कल्चर यहाँ पे डेवलप होता है, अलग अलग जगह से बच्चे आते हैं, अलग अलग माइंडसेट के बच्चे आते हैं, तो उसका भी रोल रहता होगा। हाँ ज़रूर, मतलब मैं खुद पहले मैं एक साल का ड्रॉप है तो इसके पहले मैं एक दूसरे कॉलेज में पढ़ता था। तो वहाँ पे मुझे ये माहौल नहीं मिला था। यहाँ पे आके बहुत अलग अलग लोगों से मिला मैं। कुछ लोग जैसे तुमने बोला कि मेरा स्टार्टअप है, तो स्टार्टअप वगैरह का मेरा जो ख्याल वगैरह है ये सब यही के स्टूडेंट्स के साथ कनेक्ट करके आया था। फिर अलग अलग दोस्त मिले, कुछ लोग स्पोर्ट्स में अच्छा है, कुछ लोग कोडिंग में बहुत अच्छा है, कुछ कुछ लोग को कोर ब्रांचेस का नॉलेज बहुत ज़्यादा है। जैसे कि तुम मैकेनिकल में हो तो मेरे बहुत दोस्त मैकेनिकल में बहुत अच्छे हैं, मतलब तो कोर नॉलेज रखते हैं। फिर बहुत अलग अलग टाइप्स के क्लब्स है, जैसे कुछ कुछ कार ऑटोमोबाइल क्लब्स है, फाइनेंस क्लब है, फिर कोडिंग के भी क्लब्स है, ब्रांचेस के भी क्लब्स है, हर ब्रांच का अलग अलग क्लब है। तो इन सब क्लब्स में से भी बहुत नया नया चीज़ सीखने को मिलता है। तो सर वहाँ का जो प्लेसमेंट स्टार्ट है वो बहुत ही अच्छा है। तो कहीं ना कहीं तो जो टॉप प्लेयर के क्रीम लेयर के माइंड हमारा इंडिया का वहाँ जाता है, वो एक रीज़न हो सकता है। और वहाँ प्लेसमेंट अच्छा होने का कोई और ऐसा रीज़न जो आप हम लोग को बताएं, या कोई ऐसा स्किल का पार्ट बताएं कि जिससे प्लेसमेंट ये सब इंजीनियर्स इजीली क्रैक कर सकें, उसके रिलेटेड कुछ बताइए। प्लेसमेंट जो कि है बीआईटी का, सच बताए तो प्लेसमेंट बेस्ट है सीएससी जो, और टॉप ब्रांच है जो कि सर्क्यूटल ब्रांचेस होता है। जो तुम्हें जो तुम जिस प्लेसमेंट्स की बात कर रहे हो वो सर्क्यूटल ब्रांच का है, उनका तुमने देखा होगा एवरेज 20 ऐसा टाइप का लैक्स का होता है। सीएससी ईसी इन दोनों ब्रांच का और एआईएमएल। और बाकी इनका प्लेसमेंट काफ़ी अच्छा होता है ये ब्रांचेस का। बेसिकली यहाँ के बच्चे प्लेसमेंट लेते थे खुद से कोडिंग करके, डीए से वगैरह करते हैं, फिर अपना प्रोजेक्ट वगैरह साइड बाय साइड करते ही रहते हैं। एंड बाकी सीएससी का कोर वो लोग पढ़ते रहते हैं, सीएससी इसी का। एंड उससे उनका क्या बोलते हैं सीजीपीए मेंटेन रखते हैं, उसी से उनका काफ़ी नॉलेज आ जाता है। तो इन दी एंड उनका अच्छा प्लेसमेंट हो ही जाता है, ऑन कैंपस भी नहीं होता है तो ऑफ कैंपस भी हो जाता है, हो तो जाता ही है। एंड बाकी अगर कोर ब्रांचेस की बात करें, अगर केमिकल हो गया जो कि मैकेनिकल है, सिविल है, तो इन सब का प्लेसमेंट फिर ज़्यादा इम्प्रेसिव नहीं दिखता है। इनका एवरेज आई थिंक 10 है, ऐसा टाइप का है। बट फिर भी प्लेसमेंट हो जाता है। ऐसे क्या है, जैसे मैकेनिकल का आई थिंक प्लेसमेंट परसेंटेज 78% है, जो कि अच्छा ही मान सकते हो एक इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए। तो हाँ,
और नॉर्मली जो कोर ब्रांचेस की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पे ज़्यादा आईटी कंपनीज का प्लेसमेंट नहीं होता है टू बी ऑनेस्ट। या तो तुम कोर में प्लेसमेंट लेते हो, जैसे कि मैं मैक का एग्जांपल ले लेता हूँ, तुम मैक में हो ना, तो मैकेनिकल में जैसे कि हाफ से ज़्यादा लोग तो कोर में प्लेस हो जाते हैं, उनका हो ही जाता है कोर में प्लेसमेंट। एंड जिनको कोर में प्लेसमेंट नहीं लेना होता, जिनको मैकेनिकल में इंटरेस्ट नहीं है, वो प्लेसमेंट लेते कंसल्टेंसी कंपनीज में जो कि कैंपस में आते हैं, जैसे बीसीजी हो गया, ईवाई हो गया, एक्सेंचर, इन सब में ले लेते हैं डेटा एनालिटिक्स एनालिटिक्स वगैरह स्किल्स। प्लेसमेंट ठीक ठाक है भी आईटी में, अबव एवरेज बोल सकते हैं। सर जैसा कि हमारे ऑडियंस में बहुत बच्चे हैं कि जिनको भी आई टी मिश्रा एन आई टीज आई आई टीज मिला, लेकिन कुछ कुछ बच्चे हैं जिनको लोअर कॉलेजेस भी मिले हैं, जैसे कि कोई स्टेट गवर्नमेंट का एक लोअर कॉलेज मिला या कई लोग प्राइवेट कॉलेजेस में भी जाते हैं। तो आप ये बताइए कि क्या इसका सच में बहुत बड़ा इम्पैक्ट है कि इंजीनियरिंग करियर में कॉलेज एक अच्छा ना मिलना, या ये कहीं कहीं हमारे ऊपर भी डिपेंड करता है कि हम उसको कैसे उस सिचुएशन से बाहर आए और एक अच्छा प्लेसमेंट और एक अच्छा करियर पर्सपेक्टिव बनाए। देखो, नो डाउट कॉलेज अच्छा मिलना एक बहुत ही बड़ा बूस्ट दे देता है, तो तुम्हें भी पता है, वरना क्यों है आईआईटी वगैरह का क्रेज। तुम एक बार आईआईटी में जाओगे, ऐसे ही तुम्हारा एक लेवल का प्लेसमेंट पक्का हो जाता है। बट जैसे तुम मेहनत किए जेई में, तुम्हें एनआईटी आईआईटी बिट्स ऐसा कॉलेज मिला, तो हाँ तुम डिजर्व करते हो, मेहनत करके मिला है। तो ऑब्वियसली उसके प्रोज यही है कि तुम्हारा पीयर ग्रुप बेटर होगा, प्रोफेसर्स बेटर होंगे, एंड यहाँ पे प्लेसमेंट के लिए अच्छे अच्छे कंपनीज आते हैं। वो लोग कॉलेज का टैग देख के बड़े कंपनीज गूगल वगैरह जाके प्लेसमेंट देते हैं अच्छा खासा। बट अगर तुमने जेई ठीक से नहीं दिया, ड्रॉप नहीं लेना चाहते हो, देन तुम एक अगर एवरेज कॉलेज में भी ज्वाइन करते हो, स्टेट का कॉलेज जो कि इतना अच्छा नहीं है पर फिर भी ठीक ठाक है, मतलब कोई प्राइवेट कॉलेज या कोई प्राइवेट कॉलेज जैसे यूपीएस वगैरह हो गया, फिर भी वहां पे जाके भले ही तुम थोड़ा पीछे हो जाते हो एनआईटी के लड़के से या कोई ये सब कॉलेज के बच्चे से, तो टॉप टीयर के कॉलेजेस हैं, बट वहां पे जाके तुम खुद से मेहनत करके स्किल्स वगैरह बढ़ा के ऑफ कैंपस में प्लेसमेंट ले ही सकते हो। जब मेरा खुद का भाई है, उसी ने भी ऐसा ही किया है। वो इतना कुछ खास कॉलेज में नहीं था, बट उसने ले लिया अच्छा खासा पैकेज। अभी वो जॉब उन्हीं लोगों के साथ कर रहा है जो आईआईटी में है, वैसा टाइप का है। मतलब थोड़ा मेहनत ज्यादा करना पड़ेगा। आई थिंक ये सबको पता है, थोड़ा सा पहले तुमने मेहनत कम किया तो बाद में ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, दैट्स इट। मतलब सारा जो पोजीशन और का खेल है वो आपका मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है। आप आज कम करोगे कल ज़्यादा करोगे तो आप बराबरी कर सकते हो। हाँ, बराबरी तो बिल्कुल कर सकते हो, बट मेहनत काफी ज्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि उन सब कॉलेज में प्लेसमेंट का हाल तुम्हें भी पता है, बहुत वो आधा से ज्यादा तो डेटा फेक होता है। और बाकी वो मतलब प्लेसमेंट इतना खास नहीं होता है, तुम्हें ही खुद से करना होता है ऑफ कैंपस वगैरह में, जैसे टीसीएस आयन एक्सेंचर, ये लोग तुम्हें पता ही होगा एग्जाम्स लेते हैं ऑफ कैंपस प्लेसमेंट के लिए, तो उन सब में तुम्हें लाखों की भीड़ में लेना पड़ता है प्लेसमेंट, जो कि काफी टफ हो जाता है। बट ऐसा नामुमकिन तो नहीं है, ले तो सकते हो। तो सर जैसा कि ये पॉडकास्ट में मैं आपसे जुड़ा, उसका कहीं ना कहीं ये कारण था कि आपने जो स्टार्टअप किया है, आपने इंजीनियरिंग करियर के साथ अपना स्टार्टअप स्टार्ट किया, और आजकल स्टार्टअप का एक मतलब लहर सा चल चुका है इंडिया में कि स्टार्टअप करना है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप पहले थोड़ा सा अपना स्टार्टअप का इंट्रोडक्शन दे दो, ताकि जो बच्चे यहाँ पे आए हैं उन लोग को पता चले कि आपने क्या स्टार्टअप किया। फिर स्टार्टअप रिलेटेड हम आपसे और सारी चीज़ें जानेंगे, कैसे किया जाता है कैसे नहीं। सर आप थोड़ा स्टार्टअप के बारे में बताइए। हाँ हाँ, बताते हैं। तो बेसिकली मेरा स्टार्टअप एक सीएमएमएस सर्विस प्रोवाइडर है। तो सीएमएमएस मतलब एक कंप्यूटराइज्ड मेंटेनेंस मैनेजमेंट सिस्टम है। सीएमएमएस बेसिकली ये होता है कि ये एक बी टू बी स्टार्टअप है, तो ये कस्टमर्स को नॉर्मली समझ में नहीं आएगा, तो मैं समझा देता हूँ मतलब क्या है। तो बेसिकली कोई ऑर्गेनाइजेशन होता है, जैसे कि कोई फैक्ट्री है, तो उसका जो, अगर तुम फैक्ट्री का सुपरवाइजर हो, मैं उसके पर्सपेक्टिव में बोल रहा हूँ। तो अगर तुम फैक्ट्री कोई सोचो, तुम कोई पेंट का फैक्ट्री का सुपरवाइजर हो, तो तुम्हारा फैक्ट्री में काफी सारे इंस्ट्रूमेंट्स होंगे, जैसे कि एक सैंड मिल हो गया या कन्वेयर बेल्ट हो गया। सो ये सब चीज़ों का रेगुलर मेंटेनेंस जरूरी होता है फैक्ट्री में, मतलब जैसे कार का मेंटेनेंस एनुअली या हाफ ईयरली होता है, वैसे इनका मेंटेनेंस थोड़ा फ्रिक्वेंट होता है, फोर्टनाइटली होता है। यस। और वहाँ पे फैक्ट्री में वो वर्कर्स होते हैं, तो वर्कर को काम असाइन करना, तो ये सब चीज़ें इंस्टेड ऑफ गोइंग डायरेक्टली टू द वर्कर एंड टॉकिंग विद द वर्कर, उसे जाके पर्सनली असाइन करने के बजाय तुम एक
में डिवाइस पे ये काम दे सकते हो, मतलब ऐप पे तुमने काम असाइन कर दिया कि संजय वर्कर है जिसका आईडी है 1234, इसे ये काम करना है संडे के इस टाइम पे। सो तुम्हें बिना उसके पास गए ऐसे ही असाइन कर सकते हो काम को, और वो जाके कर देगा, और जैसे ही काम खत्म होगा वो एक टिक मार्क डाल देगा ऐप में। तो ये मैंने बहुत ही सिंपल एक तुम्हें आई थिंक एक्सप्लेन करने की कोशिश की। ये हो गया फैक्ट्री में। फिर यही सेम फ्रेमवर्क को हम सप्लाई चेन्स में यूज़ कर रहे हैं हमारे स्टार्टअप में। कोई सप्लाई चेन ऐसी कोई मोमो का कोई फास्ट फूड चेन है और उनका सप्लाई चेन में सेम ये फ्रेमवर्क यूज़ कर सकते हो। तो आई थिंक तुम्हें समझा क्या है, जिस्ट आइडिया मिला क्या है। यस सर, यस सर। मतलब बेसिक जो ओवरव्यू लोग जो मैं समझ पा रहा हूँ, जो ऑडियंस समझ पा रही होगी, ये है कि आप कनेक्ट कर रहे हो एक ऐसे प्लेटफॉर्म के थ्रू जहाँ पे कि जिन्हीं को कोई काम अगर करवाना है तो वो उनसे ना मिलके, वो भीड़ में ना जाके, वो डायरेक्टली आईडी जिनको असाइन है उनसे मिलके वो काम करवा ले। हाँ, वही। और एक तुम्हें एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि तुम जीसी पलामू में, तो कैंपस थोड़ा सा बड़ा होगा। तो क्या है, तुम स्टूडेंट हो और तुम्हारे हॉस्टल में कोई दिक्कत हो गया, ठीक है, हॉस्टल में। सो तुमने क्या किया, सोचो तुम्हारा फैन खराब हो गया। तो क्लर्क के पास जाने के बजाय तुम सिंपली फोटो खींचोगे, मतलब सोचो फोटो क्लिक कर लिया फैन का और लिख लिया कि मेरे फैन का थोड़ा खराब हो गया, मतलब स्पीड में ठीक नहीं कर पा रहा हूँ। तो वो तुम्हारा जो कंप्लेंट है वो डायरेक्ट क्लर्क के पास जाएगा, तुम्हें नहीं जाना पड़ेगा क्लर्क के पास। क्लर्क को पता चलेगा कि रूम नंबर 15 में ये दिक्कत हो रहा है फैन का। वो आदमी भेज देगा, आदमी जाके ठीक कर देगा। और जैसे ही ठीक हो जाएगा तुम्हारे पास एसएमएस आ जाएगा कि हाँ ठीक हो गया। तो ये ऐसा टाइप का सिंपल है बहुत। यस। तो अगर सोचो क्लर्क के पास वो नहीं है, क्लर्क के पास थोड़ा बड़ा प्रॉब्लम है। फॉर एग्जांपल अगर पाइप फट गया, सीवेज पाइप पाइप फट गया तो तुम्हारा हॉस्टल का, सो क्लर्क के पास तो उसके लिए फंड्स की जरूरत पड़ेगी, जो कि क्लर्क नहीं होता है, वो असाइन करता है डायरेक्ट रजिस्ट्रार कॉलेज का। सो क्लर्क क्या करेगा, ये बड़ा प्रॉब्लम को डायरेक्ट कर देगा रजिस्ट्रार को। ये सब एक एडमिन पोर्टल होता है, हमारे स्टार्टअप में एक एडमिन पोर्टल बनाया और एक यूजर ऐप बनाया। तो एडमिन पोर्टल में वो एक हायर अथॉरिटी को फॉरवर्ड कर देगा प्रॉब्लम। और रजिस्ट्रार अब ये प्रॉब्लम पर्सनली रजिस्ट्रार देखेगा, या तो वो फंड्स असाइन कर देगा क्लर्क को, या वो खुद अपने हैंड्स में ले लेगा प्रॉब्लम को और खुद सुलझा देगा प्रॉब्लम। सो यही है, ये अगर कॉलेज के पर्सपेक्टिव में देखा जाए यूज, बस यही। तो सर जैसे इसके पीछे का स्टोरी कह रहा था, आपको किस ईयर में ये आइडिया आया? ये स्टार्टअप का आपका पहले से मन था, जेई के पहले से, या कॉलेज का माहौल में आपको लगा कि स्टार्टअप करना चाहिए, या इसके बारे में कुछ बताइए। तो ये स्टार्टअप का मेरा मतलब मन था कि देखो, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मुझे पढ़ाई में इतना खास इंटरेस्ट नहीं है, मैं ब्रांच का पढ़ाई वगैरह में, मुझे ये बिजनेस वगैरह ही करने का मन है। तो मैं सेकेंड ईयर के आसपास ये सब का पढ़ाई करता था, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। फिर जो कैट, अगर कैट पता है ना, एक एंट्रेंस एग्जाम होता है, तो उसका थोड़ा बहुत पढ़ता हूँ मैं सेकेंड ईयर से। फिर मैं बिजनेस वगैरह का टर्मिनोलॉजी पढ़ता हूँ, फिर केस स्टडीज पढ़ता हूँ अलग अलग कंपनीज का। तो मुझे शुरू से इंटरेस्ट था इन सब में। तो मैंने डिसाइड किया था कि मुझे कभी ना कभी लाइफ में एक स्टार्टअप खोलना है। अब मैंने तुम्हें अभी जो स्टार्टअप खोला है, ऐसा नहीं हो सकता कि वो सक्सेसफुल हो जाएगा, हो सकता है फेल हो, तो मैं फिर से और एक ट्राई करूंगा ही जरूर। तो इन दी एंड मुझे यही करना है, मतलब कभी ना कभी बिजनेस करना है। तो ये बेसिकली मैं स्टार्ट किया था फर्स्ट ईयर में, तो कुछ नहीं किया फर्स्ट ईयर में कॉलेज, यहाँ पे तुम्हें भी पता है कुछ पढ़ाई कुछ खास नहीं होता है उतना। स्टार्ट किया मैं थर्ड सेमेस्टर में स्टार्ट किया था। थर्ड सेमेस्टर में बेसिकली क्या हुआ, मैं रांची में, मैं एक्चुअली कोलकाता का हूँ, ठीक है। तो मैं कोलकाता से रांची आया। फिर थर्ड ईयर में कराची का थोड़ा खराब स्थिति है, मतलब रास्ता वगैरह का। सो बेसिकली मैं एक दिन देखा कि मैन होल, मतलब एक बड़ा सा गड्ढा है। तो गड्ढा में देखा, वो गड्ढा में बेसिकली बीआईटी मेसरा जाते वक्त एक रास्ता आता है मेसरा का, अंदर जो जाता है कॉलेज का। तो उस रास्ते में आना जाना करता था, देखता था एक गड्ढा काफी खतरनाक जगह में, कोई भी गिर विर जाएगा। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसको कंप्लेंट फाइल करूँ। तो मैंने क्या किया, मैं रूम में गया और सोचा कंप्लेंट फाइल करता हूँ, मैं खुद थोड़ी उसको ठीक करने जाऊंगा। तो मैं कहा म्यूनसिपैलिटी का साइट ढूंढा, मैंने देखा कि रांची म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का साइट मिला। फिर वहां पे जाके मैं कंप्लेंट फाइल किया। तो ये खत्म करते करते मुझे लगभग 20-25 मिनट लग गया ये कंप्लेंट फाइल करते करते। एंड फिर मैंने सोचा एक नॉर्मल आदमी क्यों इतना मेहनत करेगा, मतलब तुम ही सोच के देखो, इतना मेहनत कौन ही करने वाली। नहीं। तो
पहली बात तो हर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का साइट अलग होता है, रांची का अलग होगा, कोई और डिस्ट्रिक्ट का अलग होगा, कोलकाता का अलग है, दिल्ली का अलग है, सबका अलग-अलग इंटरफ़ेस है और उनका सरकारी साइट नेविगेट करना भी कुछ ईज़ी नहीं है, तुम्हें भी पता है काफ़ी मतलब अच्छा नहीं होता है, उनका यूआई बहुत खराब होता है। हाँ, वही। सो मैंने सोचा ये पूरा चीज़ को सेंट्रलाइज़्ड करूँ तो बहुत अच्छा होगा, गवर्नमेंट का अगर ये सब कंप्लेंट फाइलिंग सिस्टम पूरा सेंट्रलाइज़्ड करूँ। हालाँकि ये मेरा इनिशियल स्टेज था आइडिया का, बाद में जाके कुछ और हो गया आइडिया, जैसे कि जो मैंने समझाया। मैंने ये ट्राई किया गवर्नमेंट के लिए, पर मैंने थोड़ा ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि एक ऐप होगा हर सिटीज़न के पास, वो कंप्लेंट फ़ोटो क्लिक करेगा, जाएगा म्युनिसिपैलिटी के पास, वो आके ठीक कर देगा, बट इतना आसान नहीं है, मैं बहुत कुछ है इसके पीछे। तो मैं बाद में कुछ मॉडिफ़ाई करना पड़ा, इससे रेवेन्यू वगैरह मुझे समझ नहीं आ रहा था कैसे मिलेगा। तो यही है, तुमने पूछा स्टार्ट कैसे हुआ था, तो इसी से स्टार्ट हुआ था। अच्छा, अच्छा। तो सर स्टार्टअप तो स्टार्ट हो जाता है मेनली, लेकिन हम लोग का फोकस रहता है कि स्टार्टअप कहीं न कहीं हम लोग बिज़नेस और स्टार्टअप में इसलिए इंक्लाइन होते हैं कि वो करना तो पसंद होता है, लेकिन इसका रेवेन्यू भी हमें फ़ैसिनेट करता है कि हाँ, अच्छा रेवेन्यू जनरेट होता है, आप प्रॉफ़िट कर सकते हो, आप इनकम जनरेट कर सकते हो। भले ही इनिशियल लेवल पे आपको थोड़ा एफ़र्ट डालना पड़ सकता है। तो आपने इस स्टार्टअप से रेवेन्यू तक आप मतलब कैसे आप वहाँ तक प्रोसीड करते हो? क्या प्रोसेस रहता है आपका? बेसिकली हम जो सिमिलर क्लाइंट्स है, जैसे फैक्ट्रीज़ हो गया, जिन लोगों के पास सप्लाई चेन्स है, जो जो फास्ट फूड चेन्स है, जिनका पास कोई सप्लाई चेन है और मैं पहली बात उनका स्टडी करते हैं कि हम उनका सप्लाई चेन फंक्शन कैसे करता है और जो सप्लाई चेन का डाउन टाइम हम कम कर सकते हैं कि नहीं, इसे हमारा जो स्टार्टअप है उसका फ्रेमवर्क यूज़ करते हैं करके। सो अगर डाउन टाइम हमें दिखता है कि इन्फ्लुएंस कर सकता है हमारा स्टार्टअप, तब हमें उन्हें कोल्ड ईमेल करते हैं या कोल्ड कॉल करते हैं। इसी तरह से क्लाइंट एक्विजिशन होता है हमारा, या तो कॉलेज के साथ करते हैं या फैक्ट्रीज़ के साथ। इसी तरह से मतलब क्लाइंट्स लेते हैं हम लोग और क्लाइंट से मंथली सब्सक्रिप्शन बेसिस पे हम लोग चार्ज करते हैं। तो सर ये स्टार्टअप आइडिया जैसे आपने बताया कि आपको वो सड़क में गड्ढा देख कर आया था वो। लेकिन इसको स्टार्ट करने के साथ आपके कोई को-फाउंडर भी रहे या आपने ये जर्नी अकेले स्टार्ट किया उसके बाद लोग आपसे जुड़े, ये इसका क्या था मतलब? कैसे आप इसका प्रोसेस किए? हाँ, मतलब शुरू स्टार्टअप इनिशियली मैं अकेला ही था और शुरू में कोई आना नहीं चाहता है क्योंकि सबको बेवकूफ़ टाइप के लगते हैं सब। तो मैं पहली बात ये पहले आइडिया को मैं ऐसे डायरेक्ट चालू नहीं किया कि मेरे पास पैसा-वैसा तो था नहीं, मतलब पॉकेट मनी कितना ही होता है, 200-300 होता होगा। तो मैंने मेरा जो एक रूममेट है अपूर्व आर्यन, तो उससे मैंने बोला कि देख एक बीआईटी मेस्रा में कॉम्पिटिशन हो रहा है, बिज़नेस प्लान का कॉम्पिटिशन था, याद है मुझे 2000 आई थिंक 2025। हाँ, तो मैंने सॉरी 2024 अच्छा। कब कब हुआ था? अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर के पास हुआ था। सो मैंने उसे बोला देख एक बिज़नेस प्लान का कॉम्पिटिशन हो रहा है अपने कॉलेज में, चल एक साथ पार्ट लेते हैं। मेरे को अकेला नहीं लेना था क्योंकि मुझे पहले स्टेज फ्राइट वगैरह होता था, अकेला पिच करने में डर लगता था। तो अपूर्व के साथ मैं किया पिच, फिर वैसा करते-करते काफ़ी कॉम्पिटिशन्स में हम पार्ट लिए, प्राइज़ भी बहुत जीता हमने, मतलब लगभग 6-7 कॉम्पिटिशन में जीती क जहाँ पे भी जाते थे लगभग जीत ही जाते थे हम लोग, इस आइडिया को जब भी पिच करते थे। इसका प्रोटोटाइप वगैरह सब कुछ बना हुआ था हमारे पास। सो और हमारा जो वेबसाइट और ऐप बनाया वो मेरा दोस्त साकिब जावेद ने बनाया, वो कंप्यूटर डिपार्टमेंट से बीआईटी में, एंड उसी ने सारा टेक सँभाला, लगभग उसे ही कह सकते हो को-फाउंडर है। एंड और एक मेरा दोस्त है अमन शर्मा, उसने भी बहुत हेल्प किया। तो को-फाउंडर तुम बोल सकते हो साकिब और अमन शर्मा है। तो इन दोनों की मदद से बहुत बहुत आगे, इन दोनों के बिना नहीं हो पाता, साकिब और अमन के बिना। ये लोग भी बीआईटी के स्टूडेंट्स हैं, मेरे ही बैच के K23 बैच के। तो यही थे, इन यही लोग इन्वॉल्व थे मेनली और बाकी इधर-उधर आना-जाना होता है लोगों का। टोटल लगभग 5-6 लोग हैं इसमें इन्वॉल्व, बट सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व हम ही 3 लोग हैं, अमन, मैं और साकिब। और सर मैं आपसे पूछना चाहूँगा जैसे कि मैं ये फ़ील करता हूँ जैसे कि मेरा भी यूट्यूब चैनल है। तो जिसका इनिशियल में आइडिया रहता है उसको कहीं न कहीं बाकी लोगों से ज़्यादा एफ़र्ट पुट ऑन करना पड़ता है। हुँ, हुँ। और वो एफ़र्ट जब आप डालोगे तो कहीं न कहीं आपको लगता है कि टीम मेंबर्स को इसके साथ मैनेज कैसे करें? टीम मेंबर जो को-फाउंडर हम बोलेंगे, को-फाउंडर हमारे साथ है तो उनको इंक्लाइन कैसे रखें? उनसे भी उतना ही आउटपुट जनरेट हो, जितना हम आउटपुट जनरेट कर रहे हैं। तो टीम को कंबाइन करके कैसे स्टार्टअप वगैरह में या कोई भी नॉर्मल एक्टिविटीज़ में
टीम को कैसे संभाल कर आगे बढ़ा जाए और सक्सीड किया जाए हाँ, मतलब तुम बोल रहे हो कि समझा नहीं, मतलब टीम से कैसे काम करवाया जाए, या उनको मतलब उनको तुम्हारा विजन दिख रहा होगा तो वो काम करेंगे। मतलब जैसे शुरू शुरू में जैसे मैंने बोला, कुछ कुछ लोग आए और गए क्योंकि उन्हें शायद इसमें नहीं दिख रहा था कुछ खास, तो उनकी मर्जी, मैंने भी बोल ठीक है मतलब। तो बेसिकली मतलब पहली बात, ये लोग मेरा इतना अच्छा दोस्त नहीं थे, मतलब ये कहा उनको मेरा विजन अच्छा लगा, उनको भी कुछ करना था अलग से। तो देखो, पढ़ाई हम सब लोग कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ, वो लोग भी कर रहे हैं, हम सब स्टूडेंट्स हैं, बैक वैक लगने का डर रहता है, 7.5 CG ऊपर रखना होता है। उसके अलावा भी एक स्टार्टअप में इन्वॉल्व रहना बहुत रिस्की होता है, कि इसमें बहुत टाइम देना होता है। इसके ऊपर से तुम कॉलेज में हॉस्टल में रह रहे हो, तो उसमें भी बहुत टाइम जाता है। तो बेसिकली तुम्हें ऐसे लोगों के साथ जुड़ना पड़ेगा जो कि लाइक माइंडेड हो, ज्यादा टाइम टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, मतलब सीरियस है इस चीज को लेके, मतलब टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं, मतलब दोस्तों को अलग रखो और काम के दोस्तों को अलग रखो। मैं इस चीज में बहुत मानता हूँ। जैसे मेरे जो अच्छे दोस्त हैं, जिनके साथ मैं घूमता हूँ, मजा करता हूँ, फुटबॉल खेलने जाता हूँ, वो अलग एक ग्रुप है, उनके साथ मेरा इन सब के बारे में कभी बात नहीं होता है। और जो ये लोग हैं, जो साकिब है, अमन है, उनके साथ मेरा अलग डिस्कशन होता है, सिर्फ काम का बात होता है, पढ़ाई का बात होता है। तो इसी तरह से मैं अपना मैनेज करता हूँ फ्रेंड के ग्रुप्स को। तो यही है। तो बेसिकली तुम्हें लाइक माइंडेड लोग, जिसको तुम्हारे विजन में फेथ है, मतलब फेथ है तुम्हारे यूट्यूब चैनल में, तो उसी को लेना होगा, वैसा टाइप का लोगों को। तो सर ये तो हमको क्लैरिटी मिला कि टीम को मैनेज करने में सबसे अच्छा बात आपने बोला कि काम के टाइम काम के लिए सीरियस रहो और हम काम करो, और बाकी रेस्ट और टाइम तुम जो कर रहे हो वो नॉर्मल एक्टिविटी कर सकते हो। तो ये इसको मैं अपने टीम के साथ भी शेयर करूंगा और बाकी ऑडियंस भी इसे समझेगी कि जिस टाइम पे आपका जो काम है उसको आप प्रायोरिटाइज करो, बाकी सारा चीज़ बाद में होते रहेगा। तो आगे मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जैसे आपने एक स्टार्टअप जर्नी भी तय किया, आप एक यूट्यूबर भी हो, आपने साथ में बीआईटी में सर जैसे इतने अच्छे कॉलेज में आपने वहाँ पे जेई क्रैक करके एडमिशन भी लिया। तो ये जर्नी से आपका जो लर्निंग है जिससे हमें कुछ सीखने को मिले या ऑडियंस को कुछ सीखने को मिले, तो आप कुछ ऐसा पॉइंट बताइए, एक दो पॉइंट जिससे हमें कुछ पता चले कि हाँ ये लर्निंग एज मतलब इंजीनियर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी है, कि ये अगर आप हमें फर्स्ट सेकंड ईयर में बता देते हो तो हमारा आने वाले जो 4 साल है या आने वाला जो करियर है वो अच्छा हो। तो उससे रिलेटेड कुछ बताइए। तो मैं सारे इंजीनियर्स को कि फर्स्ट ईयर में उनको यही बताना चाहता हूँ कि फर्स्ट ईयर में तुम सब कुछ ट्राई कर लो एक बार, मतलब जो मैंने किया था। मैंने फर्स्ट ईयर में डीएस से भी ट्राई किया था। क्या नॉर्मली एक इंजीनियर का क्या क्या रास्ता होता है, या तो वो जॉब लेता है आईटी, ये कंप्यूटर वेब डेवलपमेंट डीएसए वगैरह करके, नहीं तो वो अपने कोर ब्रांच में लेता है, अगर वो सीएस में नहीं है, जैसे मैक हो गया, सिविल हो गया, बायोटेक हो गया, वो लोग अपने कोर ब्रांच में प्लेसमेंट लेते हैं। या वो लोग गेट क्रैक करते हैं, एमटेक करने जाते हैं, जीआरई दे के बाहर एमटेक करते हैं। वो हो गया तीसरा रास्ता, जो कि हो गया रिसर्च ओरिएंटेड होता है। एमटेक के बाद या तो तुम रिसर्च पीएचडी वगैरह में जा सकते हो, या एमटेक के बाद भी जॉब तो होता ही है। और या तुम कर सकते हो दूसरा स्ट्रीम, जैसे एमबीए होता है, एमबीए भी कर सकते हो एमटेक अगर नहीं करना है तो, अगर तुम्हें मास्टर्स करना है बट एमटेक नहीं करना है। तो मैंने सारे पांच पांच जो है वो टेस्ट कर लिया था। पहली बात, मैं फर्स्ट सेमेस्टर में डीएसए ट्राई किया था। मैंने लगभग लिंक लिस्ट टैग्स की उस तक वो तक लगभग उस उधर तक कर लिया था। मैं प्रैक्टिस करता था हैकर रैंक वगैरह पे। एंड जो कि एक प्लेलिस्ट था, मुझे याद है, मैं पहले चीज सीखा था पाइथन, पाइथन के बाद सी प्लस प्लस सीखा। एंड उसके बाद मैं डीएसए के क्वेश्चन लगाता था। बट फिर मैंने रियलाइज किया कि मैं एंजॉय नहीं कर रहा था, मुझे अच्छा नहीं लगता। पहली बात तो बहुत टफ लगता था मुझे डीएसए, इतना मुझे कुछ खास अच्छा नहीं लगता था डीएसए। उससे अच्छा वेब डेव वगैरह लगता है, कि खुद का कोई प्रोजेक्ट बना रहे हो और दिख रहा है वो। डीएसए में मुझे अच्छा नहीं लगता था पहली बात। एंड बन भी नहीं रहा था मेरे साइज भी ऑनेस्ट, मुझसे स्टैक्स क्यूज वगैरह जो एडवांस्ड क्वेश्चंस है एरे तक ठीक ठाक बन जाता था, उसके आगे के क्वेश्चंस नहीं बन पाते थे। तो मैंने सोचा कि ये आईटी वाला प्लेसमेंट का छोड़ देते हैं। मेरे पापा भी आईटी में ही है, आईबीएम में काम करते, तो उनका भी मैंने जॉब देखा है। तो मुझे वो कुछ खास अट्रैक्ट नहीं करता है, वो 9 to 5 क्यूबिकल में जॉब करना। सो मैंने फिर देखा एमटेक का रास्ता। एमटेक का मैंने अपने बायोटेक के कोर सब्जेक्ट स्टडी किए, कि क्या क्या सब्जेक्ट है अपने ब्रांच वगैरह में। तो वो भी मुझे कुछ खास अच्छा नहीं लगा, सच बताऊँ तो। फिर मैंने ये स्टार्टअप वाला, मैं शार्क टैंक देखता था। मैं पहले पहले मैं शार्क टैंक का जो अमेरिकन वर्जन है, जो ओरिजिनल ओजी शार्क टैंक है, वो देखता था। फिर
वो मैंने देखा, वो स्टडी किया थोड़ा बहुत। पहले मुझे ये सब टर्म्स नहीं समझ में आता था, मार्केट कैप, वैल्यूएशन, एक्विजिशन, ये सब वर्ड्स का मतलब पहले मैं सीखा कि इन सब का मतलब क्या है। नॉर्मल जो तो बिजनेस टर्मिनोलॉजी है वगैरह सीखा। फिर मैं स्टॉक मार्केट के बारे में सीखा, और पता नहीं मुझे इन सब फाइनेंस वगैरह में इंटरेस्ट आया, तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना इसी में कुछ करते हैं। उसी टाइम पे हमारे कॉलेज में बहुत सारे ये सब कंपटीशन स्टार्ट हो गए, जिसमें स्टूडेंट्स जा जा के पिच करते थे अपना आइडिया। सो मैंने ये अपना जो आइडिया था उसे पिच किया, फिर पहली बार जीता, फिर धीरे धीरे करके ये एक रेवेन्यू भी जनरेट कर दिया। सो ये तो एक किस्मत का था कि मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था ये होगा। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना एमबीए का पढ़ाई करते हैं, तो मैंने कैट के सब्जेक्ट्स खोले। फिर मैंने कैट का क्वांट, वीएआरसी, फिर और क्या सब्जेक्ट्स होते हैं, एलआरडी है, लॉजिकल रीजनिंग होता है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और वर्बल एबिलिटी को मैंने पढ़ा। मुझे ये सब्जेक्ट्स अच्छे लगे, मजा आने लगा सॉल्व करने में क्वांट के क्वेश्चन, लॉजिकल रीजनिंग के। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना इसी का प्रिपरेशन किया जाए, तो मैं कैट का प्रिपरेशन चालू किया, मॉक देना चालू किया। तो यही है, मैं बोलना चाहूँगा, ये मैं कर पाया क्योंकि फर्स्ट ईयर में मैंने सब मैक्स आउट कर दिया था, जो भी पॉसिबल पाथ है सब देख लिया। मैंने यूट्यूब भी स्टार्ट कर, यूट्यूब तो आपको पता ही है, मैं यूट्यूब के थ्रू ही मुझे कांटेक्ट किया। यूट्यूब भी मैंने ट्राई किया, फिर जो इधर उधर का वीडियो वगैरह अपलोड करता था, वो भी कुछ खास तो ग्रोथ नहीं हुआ, मेरा 1500 या 1600 ही सब्सक्राइबर है। सो वो बात मुझे नहीं दिखा कि मैं एज अ व्लॉगर या एंटरटेनर भी खुद को देख नहीं पा रहा था, तो मैंने यही बात चुना अपने लिए। तो मतलब बेसिकली हमें ये सीखने को मिला कि आप फर्स्ट ईयर में और कहीं ना कहीं फर्स्ट सेमेस्टर से ही एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट कर दो। जितना ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करो कि तुमको करना क्या है, उसको पहले जानना होगा। डिफरेंट फील्ड्स को हमें ट्राई करना है कि कौन सा फील्ड में इंटरेस्ट अलाइन होता है, और वो कर करके देख लो। जितना जल्दी हो सके अपना पता कर लो फर्स्ट ईयर के एंड एंड में, और उसके बाद एक चीज़ को पकड़ो जो तुम्हें इंटरेस्ट है और जिसका तुम फ्यूचर में करियर बना सकते हो, तो उसको तुमको करना है। तो उस हिसाब से उसको परस्यू करो और उसमें और एक्सेल करो बाकी फर्दर 3 इयर्स में और अपने आने वाले लाइफ की। या वेरी वेल पुट, यही बोलना चाहता था मैं। मतलब फर्स्ट ईयर में तुम देख लो कि करना क्या है, ताकि तुम्हारा टाइम वेस्ट ना हो बाद में जाके। जैसे और एक बात मैं बोलना भूल गया, मैंने डेटा एनालिसिस भी स्टार्ट किया था पढ़ना, तो वो भी मुझे कुछ खास नहीं लगा। यस। यही मैं बोलना चाहता हूँ, सब कुछ देख लो एक बार कर करके, जो अच्छा लगे उसी पे फिर माइंड सेट कर दो अपना बाकी का इंजीनियरिंग लाइफ में, और सीजीपीएचडी मेंटेन रखना। करना है। और मैं इससे रिलेट कर पा रहा हूँ सर, क्योंकि जब मैं बीटेक में एडमिशन लिया तो इतने ज़्यादा ऑप्शंस आपके पास आ जाते हैं ना कि आप एक ऑप्शन को सेलेक्ट नहीं कर पाते हो। यूपीएससी भी करने का मन करता है, सीडीएस में भी, डिफेंस सेक्टर में जाने का, आप स्टार्टअप का मन करता है, कोडिंग का मन, मतलब और ऐसा लगता है कि हम सारा चीज़ कर सकते हैं, लेकिन करने के बाद पता चलता है कि हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं। तो हाँ वही, ऐसा मत करो कि यूपीएससी देना है तो देना है, पढ़ाई नहीं किया स्टार्ट, बस सोच रहे हो कि दूंगा मैं जाके थर्ड ईयर में पढ़ना चालू करूंगा। एक बार पढ़ के देख लो कि मतलब है भी औकात में कि नहीं, ये कर देख लेना चाहिए एक बार। और जितना जल्दी फिगर फिर आउट। डाल के, जैसे तुमने सीडीएस यूपीएससी बोला, वैसे पर्सनली मुझे गवर्नमेंट एग्जाम देने का इतना मन नहीं है, पर मैं बहुत लोग हैं मेरे ब्रांच में ही दोस्त है जो कि एसएससी, डब्ल्यूबीसीएस, फिर यूपीएससी बोला, सीडीएस, इनका भी प्रिपरेशन कर रहे हैं। वो लोग फर्स्ट ईयर से कर रहे हैं, उनका मन बैठा हुआ है कि हमें फर्स्ट ईयर से करना है। वही तुम शुरू से करो, वही वो एकदम कॉन्सेंट्रेट हो। तो ये जर्नी जो जितना भी आपने बताया कि ऑप्शंस आपने ट्राई किया या और भी ऑप्शंस हैं, तो मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा जो रिस्कियर साइड का ऑप्शन है वो स्टार्टअप वाला है, जिसमें कि आपको फ्यूचर का कोई प्रेडिक्शन नहीं है कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। तो इतना रिस्की स्टार्टअप होने के बाद, मतलब रिस्की होने के बावजूद भी आपने स्टार्टअप को कैसे सोचा कि हम इसमें कुछ कर सकते हैं, और जो करना चाहते हो उसको थोड़ा मोटिवेट कर दीजिए कि उसको भी लगे कि नहीं, स्टार्टअप में स्कोप है और हम कर सकते हैं, तो उससे कुछ बताइए। देखो टू बी ऑनेस्ट, देखो स्टार्टअप सबसे रिस्की है, और अगर तुम्हें सिर्फ मजाक में कर रहे हो तो मत करो, क्योंकि इसमें पहली बात तो एक स्टार्टअप कंपनी जब रजिस्टर होगा तुम्हारा, तो उसका एनुअल कंप्लायंस तुम्हारा 20-25 हज़ार आएगा। फिर उसके बाद वो तो बिना जीरो इनकम, जीरो रेवेन्यू के बाद उतना तुम्हारा कंप्लायंस चार्ज ही होता है। तो मैं बोलूँगा कि स्टार्टअप हर एक टाइम है कि तुम, हाँ, कंप्लायंस वाला जो चार्ज है वो देना कंपलसरी रहता है, मतलब अगर कर रहे हो तो आपको देना ही है पैसा, भले आप रेवेन्यू जनरेट करो या ना करो रजिस्ट्रेशन के बाद। हाँ ऑफ कोर्स भाई, प्लीज से तुम्हें कंप्लायंस चार्ज नहीं फाइल करोगे तो वो पेनल्टी लगता है, फिर वो एक्यूमुलेट हो के ऐसा एक
मैं एक अपना अंकल अंकल नहीं, कुछ दूर का दोस्त को जानता हूँ, मतलब अंकल के दूर के दोस्त को। उनका कंप्लायंस उन्होंने नहीं दिया था, उन्हें ये पता नहीं था, और वो स्टार्टअप खोल तो दिए थे, पर भूल गए थे उसके बाद, जब रेवेन्यू नहीं आ रहा था, फ्लॉप हो गया था, तो वो स्टार्टअप बंद करना भूल गए। फिर 2-3 साल बाद एक्यूमुलेट एक अलर्ट आता है, शायद 1-1.5 साल बाद। तो अलर्ट में आता है कि 2.5 लाख का उनका फाइन जमा हो गया है, मतलब एक्यूमुलेट हो गया है। तो ये काफी सीरियस चीज होता है, अगर तुम्हें टाइम पे टैक्स वगैरह फाइल करना पड़ता है, रिटर्न वगैरह। तो स्टार्टअप का तुमने बोला कि कैसे मतलब करना चाहिए कि नहीं, सो बेसिकली देखो रिस्की है, और टू बी ऑनेस्ट मैं बोलूंगा कॉलेज के वक्त अपना सीजीपीए अगर हैम्पर हो रहा है तो मत करो। मतलब अगर तुम्हारे 100% स्टार्टअप पे फेथ नहीं है, पहले अपना जितना तुम्हें एजुकेशन खत्म करना है, बीटेक हो गया, फिर एमटेक एमबीए, जो भी करना है खत्म कर दो, फिर स्टार्टअप करो सारा नॉलेज लेके। क्योंकि दोनों एक साथ करोगे तो देखो, स्टार्टअप बूम हो गया तो बहुत बढ़िया है, बट वो बहुत स्लिम चांस है। तुम वो भी तो सोचो, 90% स्टार्टअप ऐसे ही फेल हो जाते हैं। वो भी ऐसे लोग का फेल होता है जिनका प्रॉपर इनकम है, उनके पास पैसा पड़ा हुआ है। तुम तो फिर भी एक बीटेक स्टूडेंट हो, वो भी जिसके पास कोई इनकम नहीं है। तुम्हें पूरा पूरा फंड्स पे रिलाई करना पड़ेगा, अपना कॉलेज पे रिलाई करना पड़ेगा, जैसे मेरा सारा फंड कॉलेज या फंड से ही आया है। सो वही मैं बोलूंगा कि पहले अगर तुम्हें एकदम ही स्टार्टअप तुम्हारा चल रहा है, ऐसा 100% कॉम्पिटिशन है, कॉन्फिडेंस है, तभी करो। वरना पहले कंप्लीट योर एजुकेशन, अपना बीटेक कर लो, उसके बाद करो। या या अगर तुम्हें मास्टर्स करना है, मास्टर्स करने के बाद करो। तो यही होगा मेरा एडवाइस, टू बी ऑनेस्ट। तो सर, ये स्टार्टअप वाला तो सारा डिस्कशन होकर बहुत अच्छे से मुझे समझ में आया कि क्या कैसे करना, और ऑडियंस को भी आया होगा। तो लास्ट में मैं आपसे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछूंगा। जैसे अभी तक सुन के लग रहा होगा कि बीटेक भी मैनेज करना है, स्टार्टअप भी मैनेज करना है, तो आपका टाइम बचता नहीं होगा। आपका जो 24 आवर्स है वो मैक्सिमम आपका इधर टाइम चला जाता है। तो क्या आप इसके साथ कोई को करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्व हो पाते हो, आप कुछ कर पाते हो? जैसे बहुत लोग को इंटरेस्ट होता है स्पोर्ट्स वगैरह में, या अलग तरह का इंटरेस्ट है बुक्स रीडिंग में, तो वो सब भी मैनेज हो सकता है कि नहीं, ये बताइए इसके साथ। हाँ, मतलब को करिकुलर तो होता ही है, इतना बिजी इंसान भी नहीं हूँ। मतलब ये सब सच तो देखो, तुम भी इंजीनियरिंग कर रहे हो, तुम्हें भी पता है इतना ज्यादा पढ़ना नहीं होता है। रात पहले भी अच्छे से पढ़ लोगे तो हो जाता है। बाकी स्टार्टअप का देखा जाए तो मैं दिन में 8 घंटा उसके लिए काम नहीं करता हूँ, इतना बड़ा स्टार्टअप नहीं है कुछ, एकदम ही इनिशियल स्टेज पे है। सो बाकी मेरा को करिकुलर सब कुछ हो जाता है, क्योंकि जैसे कॉलेज में मैं थोड़ा फिट होने का कोशिश कर रहा हूँ, सो मैं जिम जाता हूँ रोज। कॉलेज में जो जिम है उधर जाता हूँ, थोड़ा फिटनेस मेंटेन करने के लिए, क्योंकि जो कि ड्रॉप ईयर था उसमें मैं काफ़ी वेट गेन कर लिया था, मेरा लगभग 90 किलो वेट हो गया था। उसके बाद मैं काफ़ी वेट लॉस किया, अभी 70 किलो हुआ मेरा। फिर वो एक हॉबी कह सकते हो तुम उसको। फिर बाकी मेरा हॉबी, जैसे मैं टेबल टेनिस खेलता हूँ, मैं जोनल लेवल पे खेलता था टेबल टेनिस 9-10 में। तो टेबल टेनिस एक हॉबी है मेरा, जो कि मैं खेलता हूँ हॉस्टल में। फिर कॉलेज में टूर्नामेंट वगैरह होता है टीटी का, तो उधर भी खेल चुका हूँ। फिर बाकी मैं फुटबॉल खेलता हूँ एज अ हॉबी, जो काफ़ी फ्रीक्वेंटली खेलता हूँ। अभी तो छुट्टी चल रहा है, अभी कोलकाता में हूँ, तो यहाँ पे तो रोज ही खेलना होता है। तो सर यही कह सकता हूँ मेरा हॉबीज, और बाकी बुक्स तो रीड करता ही हूँ। सर, जैसे कि अब हम लोग के पास बहुत कम समय बचा हुआ है, एंड की तरफ हम लोग बढ़ ही चुके हैं, 2-3 मिनट और है। तो आप जल्दी से रैप अप एक और क्वेश्चन को आंसर कर दो कि क्या बीआईटी मिश्रा में बहुत लोग को लो ब्रांचेस मिल रहे हैं, लो लेवल के, तो क्या वो ब्रांचेस लेना प्रीफरेबल है, उस ब्रांचेस को लेना चाहिए या नहीं? इसका क्विक आंसर दे दो, इसके बाद हम पॉडकास्ट को एंड करेंगे। ओके, तो बेसिकली लोअर ब्रांच मतलब बीआईटी में क्या कंसीडर होता है? फूड टेक्नोलॉजी हो गया, बायोटेक्नोलॉजी हो गया, सिविल केमिकल, इन सबको लो ब्रांच होना जाता है। प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, इन सबका एकदम लास्ट लास्ट राउंड पे मिल जाता है। स्पॉट राउंड में बहुत लोग को मिलता है, 85 पे भी मिल जाता है। यस सर। सो सीट स्पॉट राउंड में। सो बेसिकली अगर तुम्हें ऐसा ब्रांच मिल रहा है, और बीआईटी में फीस बहुत ज़्यादा है, तुम्हें पता होगा आई थिंक। ये मेरा K23 बैच है, तो मेरा फीस आई थिंक 18 लाख है, और अभी बढ़ गया होगा, आई एम श्योर। 18 लाख में बोल रहा हूँ 4 साल का, तो अभी मुझे लगता है बढ़ गया होगा काफ़ी। तो अगर तुम्हारे लिए फीस का दिक्कत नहीं है तो तुम ले सकते हो। अगर तुम्हें कंपेरेबल एक दूसरा प्राइवेट कॉलेज मिल रहा है, और यहाँ का लोअर ब्रांच मिल रहा है, इसका मैं 3-4 रीजन देता हूँ, ठीक है। पहली बात तो यहाँ का कैंपस बहुत अच्छा है, तुम कैंपस एंजॉय कर सकते हो 4 साल। यहाँ का पीयर ग्रुप बहुत अच्छा मिलेगा।
एंड अगर तुम्हें ब्रांच अपग्रेड करना है तो तुम कर सकते हो, इट इज़ पॉसिबल। अगर तुम 8.5 सीजी के ऊपर लाओगे फर्स्ट ईयर में, तुम्हारा ब्रांच अपग्रेड हो जाएगा। और अगर तुम्हें मे बी ट्रिपल ई वगैरह तक अगर अपग्रेड करना है तो तुम्हें 9 सीजी लाना पड़ेगा। सो ब्रांच अपग्रेड इज एन ऑप्शन अगर तुम्हें ब्रांच अपग्रेड करना है। बट उसके लिए आई थिंक फर्स्ट ईयर में तुम्हें थोड़ा मेहनत करना होगा, जब सब लोग मस्ती कर रहे होंगे तुम्हें पढ़ाई करना होगा, वो एक ड्रॉबैक है। एंड बाकी और हाँ, ऑफकोर्स सबसे बड़ी बात है कि अगर तुम जो ब्रांच ले रहे हो, सिविल ले रहे हो या बायोटेक ले रहे हो, उसके सब्जेक्ट्स एक बार देख लेना। अगर लोअर ब्रांच है और तुम्हें वो लेना है, क्या तुम्हें वो सब्जेक्ट्स पढ़ पाओगे कि नहीं, क्या तुम्हें अच्छा लगता है कि नहीं। तो अगर नहीं अच्छा लगता है तो मैं सजेस्ट करूंगा कि कोई और के जैसे KIIT CSE ले लो, या कोई ऐसा टाइप का कॉलेज का CSE ले लेना। तो सर, जैसे कि मैं समझ पाया कि अगर आप अच्छे कॉलेज में लोअर ब्रांचेस भी लोगे तो आप बहुत अच्छा लाइफ में कर सकते हो, वहाँ के जो अपॉर्चुनिटीज़ और पीयर ग्रुप होता है। तो इसी के साथ थैंक यू सो मच सर, आप हमारे साथ हमारी टीम के साथ जुड़े और इतना अच्छा आपने रिस्पांस दिया, काइंड रिस्पांस दिया और पॉडकास्ट किया, जिससे कि बहुत लोग इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन दिया, जिससे बहुत लोग इंस्पायर और मोटिवेट होंगे। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच सर, आप हमारे चैनल के साथ जुड़े और आपने हमें पॉडकास्ट दिया, और इन फ्यूचर हम आपके साथ, आपका स्टार्टअप और बड़ा हो जाए, आप और सक्सेस करो करियर में, तो हम फिर आपसे मिलने का कोशिश करेंगे और फिर से हम लोग आगे कनेक्ट करेंगे। ओके, थैंक यू भास्कर।